गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट सॉल्यूशन का लेक्चर जो था उसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम सॉल्यूशन यूनिट का लास्ट टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास को डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? अभी तक हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस किया उन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या कहा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड इन प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट हमने किस टाइप का लिया? सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल लिया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद पार्टिकल्स में ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। यानी हमने अगर 1 या 10 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट लिया है तो डिसॉल्व होने के बाद भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 10 मॉलिक्यूल्स रहेगा। किस केस में? जब उसका ना तो एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हो। बट इन केस अगर हमने जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को या हमारे पास सॉल्यूट को वाटर में या सॉल्यूशन डिसॉल्व करें तो उस केस में अगर उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए तो उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूट के वो चेंज हो जाएंगे। किसमें चेंज हो जाएंगे? सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट का चेंज हो जाएगा, और सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होगा तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होगा। बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहां पर कि अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी और साथ में क्या चेंज होगा? सॉल्यूट का मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो मैंने कहा था भाई कि सॉल्यूट के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, बट अब यहां पर ऑब्जर्व वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 10 भी हो सकता है अगर एसोसिएशन हो, और ग्रेटर देन 10 भी पॉसिबल है अगर डिसोसिएशन हो। तो उस केस में मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा अपने पास कि मोलर मास जो होता है सॉल्यूट के मोलर मास में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। किस रीजन से? एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण जो हमारे पास सॉल्यूट का जो ऑब्जर्व मोलर मास है उसमें एक्चुअल मोलर मास के कंपैरिजन में या तो इंक्रीमेंट हो जाता है या डिक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू एक्चुअल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो थ्योरेटिकल या एक्चुअल जो मोलर मास है सॉल्यूट का उसके कंपैरिजन में जो मोलर मास में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ड्यू टू association or dissociation of solute in solution, number of particles of solute change in solution, so observed molar mass increase or decrease compared to actual molar mass, that's called abnormal molar mass। तो जो अपने पास ऑब्जर्व मोलर मास है उसके मोलर मास में एक्चुअल मोलर मास के कंपैरिजन में जो चेंजेस होता है, चेंज इन मोलर मास ऑफ चेंज इन एब्जॉर्ब मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास कंपेयर टू एक्चुअल मोलर मास कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ऑब्जर्व मोलर मास में एक्चुअल मोलर मास के कंपैरिजन में जो चेंजेस होगा दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। अब हमारे पास थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यूज जो है उनके बीच में क्या रिलेशन लिखी है, हम कैसे रिलेशन मेंटेन करें? तो उसके लिए वेंट ऑफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कोफिशिएंट दिया, उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसको वेंट ऑफ फैक्टर या वेंट ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इक्वल्स टू क्या है?
ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी हमारे पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस हुए हैं, अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो थ्योरेटिकली हमने सोचा था कि इतने पार्टिकल है, इतने पार्टिकल सॉल्यूशन में रहना चाहिए, तो उस केस में प्रॉपर्टी कैसी होगी और एक्चुअल में कैसी हो रही है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उससे हम उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, जिसको हम वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मोलर मास के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर है, तो मोलर मास के केस में क्या होगा, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर हम लिखें, इसके अंदर रिलेशन लिखें, देखो यहां पर मैंने यहां नोट किया I equals to delta P upon P naught, relative lowering in vapor pressure, observed value upon theoretical value। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशनशिप है, या डेल्टा TB ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TB थियोरेटिकल, या डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF थियोरेटिकल, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, बिकॉज जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोलर मास के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, और ये हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। जैसे हमने किया था पाई इक्वल्स टू क्या था अपने पास, W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई RT अपॉन V। M1 क्या है, सॉल्यूट का मोलर मास, पाई क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अगर ऑब्जर्व वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल करना है तो हम क्या लिखें इसके अंदर कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोनों को हम इक्वल करते हैं तो थ्योरेटिकल वैल्यू को हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पॉइंट ये आया कि अगर एसोसिएशन का केस होता है तो एसोसिएशन केस के अंदर क्या होता है, अपने पास मोर देन वन पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, एक पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी अगर एक्चुअल वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो एसोसिएशन के केस के अंदर I की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व कितना हो रहा है 1 पार्टिकल और लिए कितने थे 2 पार्टिकल, तो I की वैल्यू क्या हो गया 0.5। इट मींस एसोसिएशन के केस में I इज लेस देन 1। और अगर ये हम डिसोसिएशन का केस में, तो डिसोसिएशन केस में पार्टिकल लिया एक था और ब्रेक हो गया 2 पार्टिकल्स के अंदर, तो I की वैल्यू क्या हो गया, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल यानी 2 आ गया। इट मींस I की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होता है। तो एसोसिएशन के केस में I का वैल्यू लेस देन 1 और डिसोसिएशन केस में क्या होगा, I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस आ गया। अब हम यहां पर I को रिलेट करेंगे किसके साथ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ। तो देखिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैसे होगा अपने पास, तो देखो सपोज करो हमने यहां लिखा पहले रिलेशन बिटवीन I and degree of dissociation, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया। सपोज मेरे पास A था, इससे अपने पास Na पार्टिकल्स बन गए, बिकॉज ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में मेरे पास 1 मोल था सॉल्यूट के, ठीक है, और डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन सपोज किया मैंने कि इसके अल्फा पार्टिकल डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितना रह गया, 1 माइनस अल्फा मोल।
और अल्फा मोल जो थे वो डिसोसिएशन के अंदर पार्ट कर रहे थे, और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे, n पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अल्फा मोल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, n पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अपने पास जो डिसोसिएट पार्टिकल वो कितना हो गया, n अल्फा। अब देखो I इक्वल्स टू क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू। तो ऑब्जर्व अगर बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल में ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये तो अपने पास रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए, और ये वो पार्टिकल जो डिसोसिएट हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतना हो गया। बट एक्चुअल के अंदर अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल था कितना, 1 मोल, तो 1 मोल ही रहना चाहिए अपने पास, यहां 1 कर दिया हमने, ठीक है। I को 1 से मल्टीप्लाई किया, I एज इट इज रह गया, 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाए तो क्या आएगा, I माइनस 1 इक्वल्स टू n अल्फा माइनस अल्फा, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखा है, अल्फा कॉमन आ गया, देन n माइनस 1 इक्वल्स टू I माइनस 1, देन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये हमारे पास I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशनशिप है। सेकंड हमारे पास रिलेशनशिप क्या लिया हमने इसके अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन I एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन पे अल्फा ले लिया, सपोज मेरे पास n पार्टिकल्स थे A के, और आफ्टर एसोसिएशन कितना रह गया, AN, यानी पॉलीमराइजेशन हो गया अपने पास। कि स्टार्टिंग में मेरे पास 1 मोल था, आफ्टर एसोसिएशन अल्फा पार्टिकल एसोसिएट हो गए तो रिमेनिंग पार्टिकल कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। और जो अल्फा पार्टिकल एसोसिएट हो कैसे हुए, n पार्टिकल मिलके 1 पार्टिकल बना रहा है, तो हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल थे, कितने पार्टिकल मिलके 1 पार्टिकल बना रहा है, 2 या 3 या 4, तो n पार्टिकल्स हैं, तो अल्फा अपॉन n हो गया। अब वापस वही रिलेशन आ गया, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। I माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा, एलसीएम ले लिया, अल्फा माइनस n अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1, n को ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, n मल्टीप्लाई I माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा कॉमन आ गया तो 1 माइनस n, ठीक है, 1 माइनस n, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू n I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। ये हमारे पास I और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का रिलेशनशिप आ गया। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक, एबनॉर्मल मोलर मास, जहां पर हम लोगों ने एबनॉर्मल मोलर मास को डिस्कस किया, साथ में I की वैल्यू, कि I की वैल्यू एसोसिएशन में कितना होगा, डिसोसिएशन में कितना होगा, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के साथ क्या रिलेशन होगा, ये हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया है। क्लियर है? तो हमारे पास जो लास्ट क्लास थी अपने पास आज का सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन जो यूनिट है उसकी लास्ट क्लास थी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है एबनॉर्मल मोलर मास को और साथ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को। अब देखो इसके अंदर अपने पास छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और छोटे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, अपने पास सपोज करो अलग अलग वैल्यूज दी हुई हो या कंसंट्रेट के सॉल्यूशन दिए हुए होते हैं, और उनके लिए अपने पास क्या होता है, रिलेशन निकालना होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का रिलेशनशिप कैसे निकलेगा वो हम बात करें। जैसे सपोज करो अपने पास एक क्वेश्चन आया कि मेरे पास 1n NaCl है या 1n NaCl है, 1m MgCl2 है, 1m AlCl3 है और 1m ग्लूकोज है। इनको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है अपने पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अब बताओ NaCl आयनिक कंपाउंड है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 में, तो 1 मोल किस में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल्स में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होगी। यहां पर कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है, 3, 1 मैग्नीशियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयन, ठीक है। तो 1 मोल किस में कन्वर्ट हो गया, 3 मोल में। AlCl3 में कितने पार्टिकल बन रहा है,
4 पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो अपने पास 1 मोल किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4 मोल्स में। और ग्लूकोज जो होता है वो डिसोसिएट नहीं होता, इट मींस इसके जितने पार्टिकल थ्योरेटिकल थे उतने ही ऑब्जर्व है। अब बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें है, AlCl3 में, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, मैक्सिमम होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसमें होगा, AlCl3 में, देन MgCl2, देन NaCl और फाइनली किसमें होगा, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और एक मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि एसिटिक एसिड जो है वो अगर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उस केस में ये डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होगा तो I का वैल्यू कितना होगा, 2, क्योंकि एक एसिड आयन जो है, एक एसिड जो है वो 2 पार्ट्स में डिसोसिएट होता है। बट अगर यही एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड को हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में ले लें तो वहां पर क्या होता है, एसोसिएशन होता है, यानी 2 पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बनाते हैं। तो उस केस में I की वैल्यू कितना आता है, हाफ आता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे पास बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में आते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, साथ में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।